Hello students. Today we will discuss about the color code of carbon registers. आपको कोई भी रेजिस्टेंस दिया होगा, रेजिस्टेंस देख और उसका कितना रेजिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर जाइए और आप कहिए कि एक रेजिस्टेंस हमको दिखाइए। क्योंकि लॉकडाउन है, हम रेजिस्टेंस ला नहीं सकते, इसलिए जो भी हमारे पास साधन है उससे हम आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिया होगा, उसमें देखिए 4 रिंग बना रहता है। इस रेजिस्टेंस में हम दिखाए हुए हैं, एक रिंग ये है, ये 4 रिंग बना होता है और हर एक रिंग का कलर अलग अलग होता है। तो इस कलर को देख करके आपको पता करना होता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो वो कलर कोडिंग, वही आपको कलर कोडिंग के विषय में सिखाएंगे। हमने हेडिंग दिया है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। अब देखिए ये कलर है, कलर हमने लिखा है, ये नंबर है, फिर ये ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। नंबर इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो ये जो रिंग है इसका फर्स्ट टू रिंग, ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका फर्स्ट 2 रिंग, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन है, तो हम ग्रीन देखेंगे, ग्रीन की वैल्यू 5 है। देखिए हमने रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको जानना होगा। तो ये पहले हमको ग्रीन दिया हुआ है, तो देखिए ग्रीन दिया हुआ है 5। उसके बाद क्या है, रेड देखिए, रेड की वैल्यू देखिए 2 है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो हमको 2 लिखना होगा। यानी फर्स्ट टू रिंग्स 2 डिजिट को बताएंगे, फर्स्ट 2 डिजिट बताएंगे आपका। उसके बाद थर्ड देखिए ब्लू। अब ब्लू में आ जाइए, आपका ब्लू है ना, ये ब्लू है 6, तो ये थर्ड जो होता है वो मल्टीप्लायर बताता है। ये 10 टू द पावर, ये यदि 6 है तो ये हम लिखेंगे 10 टू द पावर 6। जो थर्ड है वो क्या बताएगा भाई, मल्टीप्लायर बताएगा। और चौथा रिंग का जो कलर है वो क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का टॉलरेंस क्या है, 10% है। गोल्ड का टॉलरेंस क्या है, 5% है। और यदि यहाँ पर कोई कलर नहीं रहेगा तो उसका कितना होता है, 20%, उसका टॉलरेंस 20% है। तो इस ढंग से यदि ये आपको याद रहे तो कोई भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, देखिए ग्रीन है, ग्रीन के कॉरेस्पॉन्डिंग्स 5, उसके बाद रेड 2, ये जो फर्स्ट 2 रिंग है वो 2 डिजिट को बताएंगे। उसके बाद थर्ड जो है 10 का मल्टीप्लायर बताएगा। यहाँ पर हम चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, देखिए नंबर हम लिख दिए यहाँ पर, देखिए नंबर हो गया, ये नंबर है, और ये इसमें आप मल्टीप्लायर लिख दें चाहे तो, मल्टीप्लायर, यानी ये जैसे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, ये थर्ड रिंग की वैल्यू है। 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। ये थर्ड रिंग की वैल्यू होती है। तो ये थर्ड रिंग यदि ब्लू है तो ब्लू आप देखिए, ब्लू तो 10 टू द पावर 6, ये थर्ड रिंग की वैल्यू हो गई। प्लस यहाँ पर सिल्वर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका टॉलरेंस है 10%, प्लस माइनस 10% हो। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये गिवन कार्बन रेजिस्टेंस का। अब ये है कि इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए इसको याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं एक फार्मूला। इसको कैसे आप याद रखेंगे, इसके याद रखने के लिए हम एक आपको फार्मूला बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये बी रॉ य, फर्स्ट पहला लेटर आप देखिए, बी रॉ य हैज वेरी गुड वाइफ, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ऐसे आप याद रखेंगे। हम लिख दे रहे हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। आप ऐसे भी याद रख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसका जो पहला है वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इस ढंग से हम कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ इसके बाद हम आपको ये बताएंगे नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस के विषय में आप याद रख लीजिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर का या किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का या रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द एम्पलीट्यूड ऑफ आयंस इनसाइड द मेटल या कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा आयंस के वाइब्रेशंस का, और जब आयंस के वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा देन देयर विल बी नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस आल्सो इंक्रीजेज। यदि आयंस स्थिर है कम कोलिजन होगा, यदि आयंस का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विरोध, उसी को तो रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आप लिख लीजिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ आयंस इनसाइड द मेटल और कंडक्टर increases. Therefore, the number of collisions of electrons with the ions also increases. Hence, the resistance of the conductor increases. Okay? अब लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए। When temperature increases, amplitude of vibration of ions inside the metal or conductor increases. Therefore, number of collisions of electrons with the ions also increases. Hence resistance of the conductor increases. ओके, ये सिंपल हो गया है आपका टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब देखिए नाउ चेंज इन, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस में चेंज डेल्टा आर हो रहा है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, द चेंज इन रेजिस्टेंस, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? ये जो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? इनिशियली कितना रेजिस्टेंस था, R0 हम लिख रहे हैं, जीरो का मतलब इनिशियली, कोई जरूरी नहीं है कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, R0 हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। और कितना टेम्परेचर बढ़ गया, दैट इज डेल्टा टी। तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शुरू में कितना रेजिस्टेंस था और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा।
नाउ डेल्टा आर इज इक्वल टू, हम यहाँ प्रोपोस्टिक कांस्टेंट हटा करके लिखते हैं अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये डेल्टा आर क्या है, मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर हमारा आर टी हो गया टी डिग्री टेम्परेचर पर। शुरू में तो इसका रेजिस्टेंस आर नॉट, मान लीजिए कि आर टी हो गया रेजिस्टेंस टी डिग्री टेम्परेचर पर। आर नॉट क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो दिस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। नाउ आर नॉट को आप इधर भेज दीजिए, तो दिस आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट इधर आ गया तो यहाँ पर प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो दिस आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रहा, ये टी डिग्री टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर alpha is known as where alpha is known as temperature coefficient of resistance। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। देखो बच्चों, मान लीजिए कि हमको दो टेम्परेचर दिया हुआ है T1 और T2, और let R1 and R2 are the resistance of a conductor at temperature T1 and T2 respectively, T1 and T2 respectively, T1 और T2 पर इसका टेम्परेचर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 के जगह पर R1 इज इक्वल टू R0। मान लीजिए रेफरेंस टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। व्हाट इज R0? R0 इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या होगा, T1 माइनस 0 दैट इज T1, एंड R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो R2 अपान R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 अपान 1 प्लस अल्फा T1, ये हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन R2 1 प्लस अल्फा T2 और इधर इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T1। तो मल्टीप्लाई करिए, दिस इम्प्लाइज R2 प्लस R2 अल्फा T2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T1। हम इधर कर देते हैं, दिस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, इस साइड में भेज दीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 T1 माइनस R2 T2। इसको देख लीजिए, R2 1 प्लस अल्फा T1 डिवाइड करने के बाद R2 1 प्लस अल्फा T1 एंड हियर R1 1 प्लस अल्फा, ये T2 हो गया, T2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। R2 अल्फा दिस T1, यहाँ पर R1 प्लस R1 अल्फा
दिस T2, ये R2 माइनस अल्फा, हमने अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर R1 T2 माइनस R2 T1, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हमको दिया हो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। hence अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना होगा, इसको इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Now heating effect of current. Heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो देन व्हाट विल हैपन, आप इस बात को लिख लीजिए। कंसीडर current I is flowing through a conductor of resistance capital R. Consider current I is flowing in a conductor of resistance capital R. Now the potential difference between the ends of the conductor, कोई भी दो पॉइंट है इसका। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो पॉइंट है कंडक्टर का। देखिए पूरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर R से डिनोट किए हुए हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the कंडक्टर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में वर्क डन कितना हो गया, V। तो एक एंड से 30 सेकेंड में कितने चार्ज, हेंस द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing from an end to another in time t। 30 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्योंकि I इज इक्वल टू Q बाई टी। हेंस वर्क डन, हेंस work done in flowing द चार्ज। ये जो चार्ज है Q, उसको फ्लो करने में कितना वर्क होगा भाई, W इज इक्वल टू Q इंटू V।
एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है दैट इज भी। तो क्यू कूलाम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, क्यू इंटू भी। और जो ये वर्क डन हुआ दैट इज अपीयर्ड एज इन हीट। हेंस W इज इक्वल टू क्यू के जगह पर अभी आप लिखे थे I इंटू टी, और V के जगह पर I इंटू आर। तो द वर्क डन इज appeared as heat in the conductor। तो हम H को लिखेंगे क्या यहाँ पर, देखिए I और I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी का नाम है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होगा भाई, स्टेटमेंट लिखना होगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, and directly proportional to the time up to which current is flowing. So this is known as Joule's law of heating. Joule's law of heating. No, Joule's law of heating इसको बोलते हैं। Joule's law of heating इसको बोला जाता है Joule's law of heating। तो Joule's law of heating स्टेटमेंट देना होगा तो कैसे लिखेंगे? The heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current in the conductor, directly proportional to the resistance of the conductor, and directly proportional to the temperature of the directly proportional to the time। तो इस ढंग से आप लिख लेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखना होगा तो नाउ पावर इज इक्वल टू व्हाट, P आपको पता है, P इज इक्वल टू होता है H बाई टी। H हमारा आ गया, H बाई टी कर देंगे, देन I स्क्वायर R। तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई लिख सकते हैं। तो हम P को क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू आई आर को हम V लिखेंगे इंटू आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन चल रहे हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। P इज इक्वल टू V इंटू आई। Now 1 kilowatt hour, what is 1 kilowatt hour? देखिए कमर्शियल यूनिट ना, कमर्शियल यूनिट हम बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT यूनिट क्या होता है, यानी 1 यूनिट किसको बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। इसी को बोला जाता है क्या, यदि 1 किलोवाट का कोई भी इंजन 1 आवर तक काम करे, 1 किलोवाट आवर का कोई भी इंजन या कोई भी सोर्स 1 आवर तक काम कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर क्या हो गया, किलो का मतलब 10⁻³ वाट मतलब जूल बाई सेकेंड, आवर मतलब 60 × 60 सेकेंड। तो ये सेकेंड से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3.6 × 3 4 5 × 10⁻6 जूल। ये 1 यूनिट में होता है, 1 यूनिट का मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल, और इसी को बोलते हैं हम 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। ये नहीं कि 1 किलोवाट आवर आपका पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है। अब हम आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं। एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए।
कंसीडर टू बल्ब्स, क्वेश्चन है टू बल्ब्स ऑफ रेटिंग 50 वाट, क्वेश्चन दिया हुआ है 220 वोल्ट। जब रेटिंग देगा तो ये जरूर देगा वाट और वोल्ट, यानी ये बल्ब जो है 220 वोल्ट तक काम कर सकता है और ये 1 सेकेंड में 50 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है। टू बल्ब्स, एक का रेटिंग ये है एंड टू बल्ब्स ऑफ रेटिंग इतना, एंड दूसरा बल्ब क्या है 100 वाट 220 वोल्ट। टू बल्ब्स ऑपरेटिंग 50 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in फर्स्ट सीरीज में। हम दो कंडीशन हम ले रहे हैं, एक बार हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए, फिर बी पैरेलल में हम कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और उसके बाद are connected in series and parallel with a source, with a source तो चाहिए ना, with a source आप with a source ऑफ वोल्टेज भी हम कर देते हैं, वो 220 वोल्ट कुछ भी हो सकता है वोल्टेज भी। फाइंड द रेशियो, फाइंड द ratio of heat produced in two bulbs in each case का मतलब सीरीज में भी और पैरेलल में भी। इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके आप लिख लिए होंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमको तो याद हो गया और हम डायरेक्ट अब आ रहे हैं सॉल्यूशन पर। जैसे ही दो बल्ब दे और उसका रेटिंग दे दे तो उस समय आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। दो बल्ब दे दे, उसका रेटिंग दे दे, तो आप क्या करिए, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सॉल्यूशन आपको पता है ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई था, तो आई के जगह पर हम V/R लिखते थे। आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, V/R, तो ये V²/R, ये भी फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमको लिखवाना था, ये भूल गया, कोई बात नहीं। तो P इज इक्वल टू V²/R, तो R इज इक्वल टू V²/P, R इज इक्वल टू V²/P। आपको V दिया हुआ है रेटिंग, हम R1 पहले बल्ब की बात कर रहे हैं, V दिया हुआ है 220 वोल्ट अपान P1 दिया हुआ है 50 वाट, तो ये इतना ओम हो गया पहले बल्ब का रेजिस्टेंस। नाउ R2 इज इक्वल टू V²/P2, क्योंकि दोनों के लिए 220 था, ये दोनों के केस में 220 था रेटिंग दोनों के लिए, क्योंकि बल्ब वगैरह 220 वोल्ट पर ही काम करते हैं, इसलिए इतना ओम हो गया। R1 आ गया, R2 आ गया। नाउ अब क्या है क्वेश्चन, हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो दोनों बल्ब हैं R1 और R2, अब हम बल्ब के लिए हम रेजिस्टेंस ले लिए R1 और R2, ये कनेक्टेड है एक सोर्स से। इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो इसमें करंट कितना होगा, हमको हीट चाहिए, हीट। अच्छा देखो, सीरीज में करंट दोनों में सेम होगा, सीरीज में तो करंट दोनों में सेम होगा, आई होगा दोनों के केस में। पहला क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे H1 अपान H2, H1 के जगह पर I² RT, अभी हम निकाले थे, करंट सेम है,
आई स्क्वायर आर वन टी, दूसरे केस में आई स्क्वायर आर टू टी, ये हो गया। तो टी टी कैंसिल आउट हो गया, आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंप्लाइज आर वन अपान आर टू। तो एच वन अपान एच टू को हम क्या लिखेंगे? तो एच वन अपान हेंस एच वन अपान एच टू इज इक्वल टू एच वन अपान एच टू इज इक्वल टू आर वन के जगह पर ये वैल्यू लिख दीजिए 220 इंटू 220 अपान 50, और आर टू के जगह पर लिखिए 220 अपान आर टू के जगह पर आप क्या लिखेंगे? P2 की जगह पर 100, तो ये ऊपर चला गया, 100 ऊपर हो गया अपान 50, 100 अपान 50, तो ये हो गया आपका 2:1। तो ये हीट प्रोड्यूस होगा H1 अपान H2, यानी 50 वाट में R1 का मतलब ये 50 वाट में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। दिस इज ग्रेटर देन 1। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वीडियो पॉज आप करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना H2 अपान H1, तो H2 अपान दिस इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब H1 अपान H2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? H1 इज ग्रेटर देन H2। देखो जब सीरीज में हम जोड़ेंगे ना, तो जिसका पावर कम है उसमें ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा, ये ध्यान देना है। सीरीज में जिसका पावर कम होता है उसमें ज़्यादा, दो बल्ब है 50 वाट के और 100 वाट के, कौन ज़्यादा चमकता है? आप बोलेंगे 100 वाट वाला। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। यदि 50 वाट और 100 वाट के बल्ब को हम सीरीज में रख दें तो उस केस में 50 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा, उससे ज़्यादा लाइट आएगी। नाउ नेक्स्ट केस हम बी पर चल रहे हैं, दोनों को हम पैरेलल में जोड़ दें, कनेक्ट कर दें। दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, बी पैरेलल में। जैसे हमारा ये R1 था, पहला बल्ब है R1 और दूसरा बल्ब है R2, और दोनों को कनेक्ट किए हैं हम किसी सप्लाई से, भी सप्लाई से। अब देखिए इस केस में करंट तो सेम नहीं है, करंट तो अलग अलग है मान लीजिए इसमें, बट सेम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के लिए, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम H1 अपान H2 हमको निकालना होगा, तो H1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1। H इज इक्वल टू, अभी हम निकाले थे ना, H इज इक्वल टू वी, दो फार्मूला है, H स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर P और H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी P इज इक्वल टू हम लिखे क्या? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1, ये हम लिख दिए। हमारे पास आप ध्यान रखिए कि दो फार्मूला है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। जब करंट सेम होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए तो हम इसको यूज कर लेंगे। एक्चुअली यहीं से ये चीज़ आता है। यदि हम V इज इक्वल टू, दोनों में हम I1 और I2 करके भी हम निकालें तो फिर I1 की वैल्यू हम वहीं से निकालेंगे, तो अल्टीमेटली यही चीज़ आएगा। यदि मान लेते हैं कि हम I1 निकालते हैं इसमें और I2 निकालते हैं, तो हम क्या निकालेंगे? I1 स्क्वायर R1 टी, I2 स्क्वायर बाई R2 टी। फिर I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I1 की वैल्यू निकालेंगे V स्क्वायर बाई R1, वैल्यू सेम आ जाएगा, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस वन। तो V स्क्वायर अपान P2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है, 220 से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए दोनों को, तो H1 अपान H2 इज इक्वल टू P2 विल गो अप,
अब किसका पावर अधिक था? P2 कितना था? 100 वाट था और P1 50 वाट था। तो दिस इज 2 ग्रेटर देन H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू व्हाट? H1, ओके। ठीक है, एक्चुअली हम कैलकुलेट कर देते हैं पूरा। ये P2 अपन P1 हमारा आ गया, और P2 की वैल्यू, P तो हम निकाले थे ना, P2 की वैल्यू तो हम निकाले हैं कितना? P2 इज इक्वल टू निकाले हैं 220, हमने रेजिस्टेंस के टर्म में हम निकाला था ना। P2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2, V स्क्वायर बाई R2, और यहाँ पर V स्क्वायर बाई एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी ये हीट डिसिपेशन के लिए क्या होता है? हीट डिसिपेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई, ये P1 नहीं, V स्क्वायर बाई R1 होगा। ये यहीं से सब मिस्टेक हो रहा है। V स्क्वायर बाई R1, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1। अब देखिए H इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, अभी हम निकाले थे ना I स्क्वायर R, तो P इज इक्वल टू I के जगह पर हम क्या लिखेंगे? V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R, तो दिस P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होगा। देखो थोड़ा सा मिस्टेक से कितना परेशानी हो जाती है। तो V स्क्वायर बाई R1 और V स्क्वायर बाई R2, इसको सॉल्व करेंगे तो देन दिस R2 विल गो अप एंड R1। अब R2 के जगह पर हम निकाले थे, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाले थे 220 R2 और R1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे अपॉन 100, और ये R1 के जगह पर 220 अपॉन 50, तो ये 50 ऊपर हो गया, 100 नीचे आ गया, दैट इज 1/2, एंड दिस इज लेस दैन 1, तो दैट इज H1 अपॉन H2 इज लेस दैन 1। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके वजह से हम लोगों को थोड़ी परेशानी हुई थी, इसको आप नोट कर लेंगे। तो हेंस H1 इज लेस दैन H2, दैट इज H2, इसका मतलब 100 वाट बल्ब में ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगा, 100 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा। तो दोनों का रेशियो आपको पता हो गया, H1 अपॉन H2 फर्स्ट केस में 2/1 और H1 अपॉन H2 सेकेंड केस में 1/2। तो इस ढंग से हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी देख लिए। तो नेक्स्ट डे हम कुछ इस पर, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करा देंगे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम तो यही हो गया, और फर्स्ट लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे, अभी ये 3 न्यूमेरिकल हो गया, एक न्यूमेरिकल और। तो दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो in next class we will do some more numerical problems. Okay, thank you.